गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं 26 और 27 अक्टूबर 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न बच सकते हैं पूरे डिटेल में और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से इस वीडियो का पीडीएफ बहुत आसान तरीके से डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों अब हम देखेंगे आज का कोटा जो आपके मोटिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों क्या है कि 20 रास्ते से लौटने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यानी दोस्तों आपने अगर अपना कोई सा भी लक्ष्य रखा है तो उसको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि आप उसको जल्दी पूरा कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम देखते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। वर्ल्ड पोलियो डे इज ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज, यानी कि विश्व पोलियो दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों इसको हर साल ऑप्शन नंबर ए यानी कि 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे के रूप में मनाया जाता है। और इसको मनाने के पीछे का उद्देश्य ये है कि जो भी पोलियो टीकाकरण है, पोलियो उन्मूलन है, पोलियो को जो रोग है इसको दूर भगाने का जो भी कार्य है दोस्तों उसको करने के लिए, लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को हर साल दोस्तों मनाने का काम किया जाता है। कब? तो 24 अक्टूबर को दोस्तों। अब देखिए आपको याद करना होगा कि वर्ल्ड के दो ऐसे ही देश दोस्तों रह गए हैं जहां पर अभी तक पोलियो खत्म नहीं हुआ, यानी कि पूरे देश से पोलियो खत्म हो गया। अब देखिए दोस्तों ये देश हैं दोस्तों जो हमारे पड़ोसी देश हैं, जिनका नाम है क्या? पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोस्तों। अब देखिए हाल ही में कुछ दिन पहले जो अफ्रीका का दोस्तों जो महादेश है वो पोलियो मुक्त हो गया है। आप इसको भी याद कर लीजिएगा। और दोस्तों अब की बार की वर्ल्ड पोलियो डे की थीम है ए विन अगेंस्ट पोलियो इज ए विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। क्या? ए विन अगेंस्ट पोलियो इज ए विन फॉर ग्लोबल हेल्थ अब की बार की इसकी थीम है दोस्तों। ओके, अब हम देखेंगे अगला प्रश्न 2 नंबर के लिए। विच कंट्री हैज़ इम्प्लीमेंट द नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी रिसेंटली, यानी कि हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू कर दिया। दोस्तों लागू कर दिया है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बांग्लादेश सरकार ने अपने देश में नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू कर दिया दोस्तों। अब देखिए इसकी घोषणा करी प्रधानमंत्री शेख हसीना ने, और दोस्तों इसको लागू करा है किसने? तो उनकी अध्यक्षता में उनकी कैबिनेट में बैठक हुई और बैठक में उसे फैसला लिया गया। अब देखिए इसके अंतर्गत में ये रखा गया कि कोई भी सरकारी काम करने वाला दोस्तों व्यक्ति होगा वो अगर मास्क नहीं पहनता है तो अपने कार्यालय में अपने ऑफिस में नहीं आ सकता है। और दोस्तों जो भी आम नागरिक होंगे अगर वो मास्क नहीं पहनते हैं तो उनको कोई से भी सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा दोस्तों। और ऐसा ये भी कहा गया कि हर एक कार्यालय में हर एक ऑफिस में दोस्तों इसका पोस्टर लगाना होगा नो मास्क नो सर्विस का। ठीक है दोस्तों, अब आपको पता होगा दोस्तों ये फैसला क्यों लेगा? इसलिए गया दोस्तों कि कोविड-19 को पूरे देश से जड़ से खत्म करने के लिए फैसला लिया गया है। ओके, अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट किसके बारे में? तो बांग्लादेश के बारे में। जैसे कि जो बांग्लादेश दोस्तों इसकी राजधानी है ढाका, प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद और मुद्दा चलती वहाँ पर टका। ओके, अब देखते हैं अगला। हाल ही में आलोक वर्मा को किस राज्य की लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? दोस्तों अध्यक्ष नियुक्त किया गया है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हरियाणा राज्य का जो लोक सेवा आयोग यानी दोस्तों जो यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया दोस्तों। अब देखिए इनको शपथ दिलाया हरियाणा के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य दोस्तों, और उन्होंने इनको शपथ दिलाने का काम किया। अब देखिए ये हरियाणा के यूपीएससी के अध्यक्ष के तौर पर अगले 6 वर्षों तक रहने वाले दोस्तों। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो चेयरमैन का कार्यकाल होता है यूपीएससी में वो अधिकतम 6 सालों का और या तो 62 वर्ष की आयु तक दोस्तों उनका कार्यकाल होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में कितने परियोजनाओं का उद्घाटन किया? दोस्तों गुजरात में ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 नए परियोजना का उद्घाटन किया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों। अब देखिए इसका उद्घाटन किया गया वर्चुअल तौर पर, और वर्चुअल तौर पर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी और उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल दोस्तों वहाँ पर मौजूद थे। अब देखिए दोस्तों ये परियोजना कौन कौन सी दोस्तों? इस परियोजना का नाम है, पहली परियोजना है किसान सूर्योदय योजना। अब देखिए इसके अंतर्गत में जो किसान होंगे उनको बिजली की दोस्तों आपूर्ति की जाएगी। ठीक है, दूसरा है बाल चिकित्सा हृदय अस्पताल दोस्तों, और इसको मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर ऑफ टेली कार्डियोलॉजी के जरिए दोस्तों इसको लॉन्च किया गया, और इसके साथ में एक इसका मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया दोस्तों। अब देखिए अगला है गिरनार रोपवे दोस्तों। ठीक है, इसकी स्थापना की गई कहाँ दोस्तों? इसकी स्थापना की गई है जूनागढ़ में। इन तीनों को दोस्तों लॉन्च किया गया। अब सबसे पहले हम देखेंगे किसान सूर्योदय योजना के
बारे में दोस्तों। अब देखिए जो किसान सूर्योदय योजना है इसमें किसानों को 16 घंटे बिजली की आपूर्ति की जाएगी दोस्तों। किस लिए? तो उनको सिंचाई करने के लिए और दोस्तों उनके घर में काम होगा बिजली का उनके लिए। अब देखिए जो बिजली दी जाएगी ये 3 चरणों में दी जाएगी दोस्तों। कब से कब तक? तो 5 बजे सुबह से लेकर कर रात के 9 बजे तक दोस्तों 3 चरणों में ये बिजली दी जाएगी। किसको? तो गुजरात के किसान को दोस्तों। ठीक है। अब देखिए इस योजना को 2023 तक गुजरात सरकार के द्वारा दोस्तों पूरा कर लिया जाएगा और इसमें सरकार की तरफ से 3500 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है। अब हम देख लेते हैं अगला किसके बारे में? तो बाल हृदय अस्पताल के बारे में, जिससे कि उद्घाटन किया गया अहमदाबाद में। कहाँ पर? तो मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया। और दोस्तों ये गुजरात का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का हृदय और दोस्तों जो फेफड़ा होता है उसको ट्रांसप्लांट यानी कि प्रत्यारोपण करने का दोस्तों केंद्र है। किसका? तो गुजरात का पहला दोस्तों। अब देखिए इसको करने के लिए 470 करोड़ रुपए की दोस्तों लागत आने वाली है और इसमें अभी दोस्तों पेंडेमिक बेड की संख्या 450 और इसको बढ़ा के कर दिया गया कितना? तो 1251 बेडों की संख्या बढ़ाकर कर दी गई है दोस्तों इसके अंतर्गत में। ठीक है। और दोस्तों ये भारत का पहला उन्नत कार्डियोग्राफ दोस्तों का आईसीयू भी दोस्तों बनने वाला है, जिस दोस्तों अस्पताल को लॉन्च किया गया। ठीक है। अब हम देखेंगे अगला दोस्तों किसके बारे में? तो गिनपा रोपवे के बारे में दोस्तों। अब देखिए जो गिनपा रोपवे है उसको जूनागढ़ के माउंट गिरनार में दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया और इसकी ऊंचाई है 900 मीटर की उसकी ऊंचाई है दोस्तों। और इसमें अगर कोई इस रोपवे से अगर कोई व्यक्ति जाती है तो केवल 7.5 मिनट में 2.3 किलोमीटर की दूर दोस्तों बहुत आसान तरीके से दूरी तय कर सकता है। और इसको प्रोजेक्ट को दोस्तों पूरा करने में कितना खर्च आने वाला है? तो 130 करोड़ रुपये दोस्तों खर्च आने वाला है। ठीक है। अब हम देखें दोस्तों किसके बारे में? तो इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम गुजरात के बारे में दोस्तों। अब देखिए जो गुजरात है उसकी राजधानी आपको पता होगा गांधीनगर। इसके चीफ मिनिस्टर है विजय रूपानी, इसके गवर्नर है आचार्य देवव्रत और इसकी पार्लियामेंट सीटें हैं राज्यसभा की 11 और लोकसभा की 26। और इस राज्य का गठन हुआ था 1 मई 1960 को। इसका पशु है एशियाई शेर, पक्षी ग्रेट फ्लेमिंगो, फूल गेंदा, फल आम और पेड़ है बरगद का पेड़ दोस्तों। अब देखिए वहाँ पे नेशनल पार्क है गिर नेशनल पार्क और दोस्तों जो एशियाई शेर के लिए मशहूर है, सीधे पेपर में पूछा था, इसको आप याद कीजिएगा। दूसरा है ब्लैक पल नेशनल पार्क, अगला बसंदा नेशनल पार्क और दोस्तों मरीन नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों। अब देखिए वहाँ पे जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की दोस्तों कौन कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि रानी की वाव कहाँ पर दोस्तों? वो है गुजरात में ही। ठीक है। अगला है चांपिनार पावगढ़ आर्कियोलॉजी पार्क। ठीक है दोस्तों। अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से किस दिग्गज खिलाड़ी ने पुर्तगाल ग्रैंड स्प्रिक्स फार्मूला 1 रेस जीतकर अपने करियर की 92वीं जीत दर्ज करके माइकल शूमाकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया दोस्तों? अब देखिए इनका नाम है ऑप्शन नंबर, यानी कि लुइस हैमिल्टन ने अपने करियर की 92वीं जीत दोस्तों दर्ज करी अब की बार। और क्या जीता? तो पुर्तगाल ग्रैंड स्प्रिक्स जीता दोस्तों। और उसके साथ इन्होंने जो माइकल शूमाकर हैं दोस्तों इनको रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया। ठीक है दोस्तों। अब देखिए जो लुइस हैमिल्टन है दोस्तों एक ब्रिटिश ड्राइवर हैं और इन्होंने इस सत्र में दोस्तों कितनी जीत दर्ज की? तो इस सत्र में इन्होंने 12 रेस में से दोस्तों 8 में जीत दर्ज कर लिया है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए इन्होंने अपना सबसे पहला F1 रेस 2007 में जीता था और दोस्तों उन्होंने अपना पहला खिताब 2008 में अपने नाम किया हुआ था। कि दोस्तों इनका क्या नाम है? इनका नाम है लुइस हैमिल्टन। ओके। अगला प्रश्न। विश्व बैंक की सहायता से भारत का पहला रेत टिब्बा पार्क विकसित करने वाला कौन सा राज्य बन गया दोस्तों? अब देखिए इस पार्क को बनाने के लिए हाल ही में विश्व बैंक ने 3 करोड़ रुपए मंजूरी दे दी दोस्तों। अब देखिए जो पार्क दोस्तों ये बनने वाला है दोस्तों कहाँ पर है दोस्तों? ये पार्क है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इस पार्क है गोवा में दोस्तों। ठीक है। इसके लिए खर्च कितने करने वाले? तो 3 करोड़ रुपए विश्व बैंक खर्च करने वाला है दोस्तों। ठीक है।
विश्व बैंक की सहायता से भारत का पहला रेत टिब्बा पार्क विकसित करने वाला कौन सा राज्य बन गया है दोस्तों, और इसको विकसित करने के लिए हाल ही में 3 करोड़ रुपए मंजूरी दे दी है किसकी तरफ से, तो वर्ल्ड बैंक की तरफ दोस्तों। अब देखिए, जो भी गुजरात हम जानते हैं कि अच्छे अच्छे बीचों के लिए मशहूर है, ठीक है, लेकिन विश्व बैंक की सहायता से भारत का पहला रेत टिब्बा पार्क विकसित करने वाला कौन सा राज्य बन गया है, जिसको विकसित करने के लिए हाल ही में 3 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक की तरफ से मंजूरी दे दिया गया दोस्तों। अब देखिए, जो रेत टिब्बा पार्क है भारत का पहला, ये दोस्तों बनाया जाएगा कहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, गोवा में बनाया जाएगा दोस्तों। हम जानते हैं कि जो गोवा है वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पार्क है दोस्तों, लेकिन वहाँ पर दोस्तों क्या है, तो रेत के भी टीले बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं दोस्तों। अब देखिए, जो रेत के टीले का दोस्तों फ़ायदा क्या, फ़ायदा ये है दोस्तों कि जो बीच यानी दोस्तों जो समुद्र का किनारा है वहाँ को जो पानी होता है दोस्तों, वहाँ की जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसको बचाने का ये काम करता है दोस्तों। अब देखिए, इसको बचाने के लिए किसने विचार किया दोस्तों, इसको बचाने के दोस्तों विचार किया पूर्व राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, और दोस्तों जो गोवा के जो राष्ट्रीय दोस्तों जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने इसको बचाने के लिए दोस्तों कदम रखा और सरकार के आगे दोस्तों इसको रखने का काम किया है वह दोस्तों, ठीक है। और ये भारत का पहला तो रेत का टिब्बा का पार्क बनने वाला है, इसलिए बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब जैसे हम जानते हैं कि अगर वहाँ पर सुनामी आ जाती है, प्राकृतिक आपदाएं आ गई, तूफान, तेज हवाएं आ गए दोस्तों, तो वहाँ पर लोगों को, वहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र को ये रेत का जो टीले हैं ये बचाने का काम करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट वर्ल्ड बैंक के बारे में दोस्तों। अब देखिए, जो वर्ल्ड बैंक है इसकी स्थापना हुई थी कब, तो जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC यानी कि अमेरिका में। ये दोस्तों वर्ल्ड बैंक ग्रुप का ऑर्गेनाइजेशन है। इसके ब्रांड नेम के MD एंड CFO हैं दोस्तों क्या नाम है, इनका नाम है अंशुला कांत, और दोस्तों इनके हाल ही में अभी नियुक्ति है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इनके प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन हैं डेविड मालपास, ओके। और इसके अंदर में वर्ल्ड की 189 कंट्रीज आती हैं द वर्ल्ड बैंक के अंडर में, ओके। अगला प्रश्न, फिक्सर विनिंग हैज ए प्राइज, हाउ मच विल यू पे। एक पूर्व क्रिकेटर नील उपाध्याय की रोमांचक कहानी को चित्रित करने वाली पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, यानी कि दोस्तों जो द फिक्सर विनिंग हैज ए प्राइज हाउ मच विल यू पे नामक जो किताब है वो किसके द्वारा लिखी गई, यानी कि कौन इसके लेखक है दोस्तों। इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर यानी कि सुमन दुबे दोस्तों इसके लेखक है, और इस किताब को 26 अक्टूबर 2020 को लॉन्च कर दिया गया दोस्तों। कहाँ से, तो रूपा पब्लिकेशन के दोस्तों साथ से इसको लॉन्च करने का काम किया गया। और दोस्तों इसको जब लॉन्च किया जा रहा था तो वहाँ पर सुजय घोष और पूर्व क्रिकेटर जो आकाश चोपड़ा हैं, तो आप दोस्तों इनको जानते होंगे, वहाँ पर उपलब्ध थे, वहाँ पर दोस्तों थे, तब इस किताब को लॉन्च किया गया। अब देखिए दोस्तों, ये किताब है जिस पूरी की पूरी ये क्रिकेट के आसपास में घूमती है, और जो नील उपाध्याय थे उन्होंने कैसे अपने क्रिकेट करियर में बुलंदियां हासिल की, और उसके बारे में पूरी डिटेल में दोस्तों इस किताब में लिखा गया है, ओके। अगला प्रश्न, केंद्रीय स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी अनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया दोस्तों। अब देखिए, शीर्ष स्थान प्राप्त किया है ऑप्शन नंबर बी यानी कि हरियाणा राज्य ने अनीमिया मुक्त भारत का जो सूचकांक है इसमें नंबर 1 स्थान प्राप्त किया है। अब देखिए दोस्तों, जब इसकी रैंकिंग जारी की गई तब इसकी बैठक हुई 21 अक्टूबर 2020 को चंडीगढ़ के राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी में दोस्तों, और इसकी ये 8वीं गवर्निंग बॉडी की दोस्तों मीटिंग थी, और वहाँ पर इसकी घोषणा की गई दोस्तों। अब देखिए, जो हरियाणा राज्य है वो अनीमिया मुक्त भारत का जो रैंकिंग है उसमें 100 अंकों में से इसको 46.7 अंक दिए गए दोस्तों। अब देखिए, इस बैठक की अध्यक्षता हरियाणा के मुख्य सचिव हैं विजय वर्धन, और उन्होंने दोस्तों करने का काम किया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, जो हरियाणा है दोस्तों पहली बार वहाँ पर 2019 और 20 के दौरान वहाँ के लोगों को 93% टीका दिया गया, ठीक है दोस्तों। और जो हरियाणा दोस्तों हमारे देश के टोटल 29 राज्य में से नंबर 1 पर ये रहा है, और वहाँ पर दोस्तों जो प्रसव की सुविधा है वो 24 घंटे के अंदर में दोस्तों जो सुविधा है उसको बढ़ा करके कितना, तो 93.7% दोस्तों वहाँ पे सुविधाएं कर दी गई है हरियाणा में। और इन्हीं सब पहलुओं को देखते हुए दोस्तों वहाँ पर अनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में कौन, तो
हरियाणा नंबर 1 दोस्तों राज्य बन गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो अनीमिया दोस्तों ये क्या है दोस्तों, जो अनीमिया होते हैं इसमें आमतौर पर जो महिलाएं होती हैं दोस्तों, इनमें खास तौर पर जो खून की कमी पाई जाती रही है। ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं किसके बारे में दोस्तों, तो अब हम देख लेते हैं अपने स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के बारे में दोस्तों। अब देखिए इसके पेंडेमिक केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। ओके दोस्तों, इनका निर्वाचन क्षेत्र है चांदनी चौक दिल्ली में। और हमारे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के दोस्तों राज्य मंत्री कौन, तो अश्विनी कुमार चौबे। और दोस्तों ये बिहार के बक्सर से सांसद, यानी कि दोस्तों इनका बिहार का जो बक्सर है इनका संसदीय क्षेत्र है। ओके, अगला प्रश्न, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किस देश को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है दोस्तों। अब देखिए जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF है, उसने दोस्तों हमारे पड़ोसी देश यानी कि ऑप्शन नंबर डी यानी कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा दोस्तों। अब देखिए ग्रे लिस्ट में जब बरकरार रखा तो दोस्तों उन्होंने कहा कि जो हमने इसको 27 आदेश दिए थे उसमें से इस देश ने 6 आदेशों को पूरा नहीं किया दोस्तों, और इसी कारण ये अगले कब तक, तो फरवरी 2021 तक इस FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट में रहने वाला दोस्तों। अब देखिए जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स दोस्तों वो निगरानी रखता है पूरे वर्ल्ड में जो आतंकवादी गतिविधियां है दोस्तों उसके ऊपर की कौन देश को फंडिंग कर रहा है, कौन संस्था दोस्तों की फंडिंग कर रही है, कोई इसको बढ़ावा तो नहीं दिए दोस्तों, उसका ये पहचान करने का काम करती है और इसको वर्ल्ड लेवल पर रोक लगाने का काम करती है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जो FATF है इसकी स्थापना की गई थी कब, तो 1989 में इसकी स्थापना की गई थी और आतंकी फंडिंग को रोकने के लिए दोस्तों। ठीक है, और इसका मुख्यालय है फ्रांस। ये ओके दोस्तों, फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस, वहाँ पर इसका मुख्यालय है। ओके, अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न। नैनी नरसिम्हा रेड्डी जिनका हाल ही में निधन हो गया वह किस राज्य के प्रथम गृह मंत्री थे दोस्तों। अब देखिए जो नैनी नरसिम्हा रेड्डी है इनका हाल ही में निधन हो गया, वो गृह मंत्री हुआ करते थे ऑप्शन नंबर ए यानी दोस्तों तेलंगाना के पहले गृह मंत्री हुआ करते थे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों ये हो जाते हैं। अब देखिए इनका निधन हुआ कब, तो 22 अक्टूबर 2020 को इनका निधन हो गया। कहाँ पर, तो हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में उनका निधन हो गया। और दोस्तों ये तेलंगाना के पूर्व और प्रथम गृह मंत्री के तौर पर अपनी दोस्तों इन्होंने सेवाएं भी दे चुके हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जो तेलंगाना राज्य का दोस्तों जो गठन किया जाना था, जो उसकी राष्ट्र समिति थी जिसकी गठन किया गया था 2001 में, और दोस्तों उसके अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं। और तेलंगाना राज्य के गठन के लिए दोस्तों इन्होंने अपने बहुत ज़्यादा काम करने का काम भी किया हुआ है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इनका हम जानेंगे राजनीतिक करियर दोस्तों। अब देखिए इनके राजनीतिक करियर में ये 3 बार मुर्शिदाबाद विधानसभा क्षेत्र से दोस्तों विधायक भी रह चुके हैं। ठीक है, और 2 बार जनता पार्टी का दोस्तों ये प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं, और 1 बार जो TRS पार्टी है दोस्तों उसका प्रतिनिधित्व भी ये कर चुके हैं। और दोस्तों ये TRS पार्टी की तरफ से 6 मंत्री की तरफ दोस्तों एक थे जिन्होंने संघर्ष किया, किस लिए, तो तेलंगाना राज्य के गठन के लिए दोस्तों। ठीक है, अब हम देखेंगे जो हमने कल यानी कि पिछली वीडियो में प्रश्न पूछा था दोस्तों। हमने क्या पूछा था आपसे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया गया दोस्तों। अब देखिए घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया गया दोस्तों प्रेजेंट टाइम पर जो कोरोना महामारी के बीच में जहाँ पर इलेक्शन हो रहा है और वहाँ पर दोस्तों सबसे पहला इलेक्शन हो रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों। उस राज्य का नाम है, उस राज्य का नाम है ऑप्शन नंबर सी यानी कि बिहार में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया गया। अब देखिए इस प्रश्न का एकदम सही जवाब दिया किसने, तो निखिल मधेशिया, श्रीमंता भाग, अमन कुमार, सर्वेश काजी, बुल्ती घोष, विजय कुमार, कुणाल कुमार सिंह और शक्ति कुशवाहा। ओके, अब हम देखेंगे आज का प्रश्न दोस्तों। और आज के प्रश्न के बारे में दोस्तों आपको जितना मालूम हो सारा लिख दीजिएगा, और ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आगामी परीक्षा में ये पूछे जा सकता है। ओके, और इसी तरह आप दोस्तों पढ़ते रहिए, और जो भी दोस्त इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य दबाइएगा। ओके दोस्तों, और अपना ख्याल रखिए और इसी तरह मन लगा पढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद। और दोस्तों जिसका भी SSC का JEE का पेपर चल रहा हो दोस्तों उससे ज़्यादा शुभकामनाएं कि आज अच्छी तरह आप पेपर दीजिए। ओके, नमस्कार।